Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my previous lecture for the chapter DNA metabolism. And in this chapter we were discussing about the DNA recombination processes, and in my previous lecture we have already discussed about the homologous recombination, and in this lecture we will discuss about site specific recombination and DNA transposition. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, in plant micro interaction. I have qualified CSIR UGC NET JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience, and published couple of international research paper. Now let's start the lecture. And the first topic is site specific recombination. साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, दे occurs only at a particular DNA sequence. साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस पे होता है. इट मीन्स कि साइट स्पेसिफिक recombination is limited to specific sequences. Recombination की अगर बात करें, that is site specific recombination, तो site specific recombination occurs in virtually every cell filling specialized role, और ये जो specialized role है ये vary करता है from one species to another species. रोल की अगर बात करें तो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन्स एंड प्रमोशन ऑफ प्रोग्राम डीएनए रीअरेंजमेंट्स इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. रेप्लिकेशन साइकिल ऑफ सम वायरल एंड प्लाज्मिड डीएनए में भी साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन इन्वॉल्व होते हैं. साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन सिस्टम के कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे दो तरह के कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है. फर्स्ट वन इज द enzyme and second one is the site. सेकेंड वन क्या है? साइट. इंजाइम की अगर बात करें तो ये रिकॉम्बिनेज होते हैं. साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में जो इंजाइम इन्वॉल्व है उसको क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेज. साइट की अगर बात करें तो क्योंकि साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन किसी पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस पे होते हैं, सो इसके साइट को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन साइट. क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन साइट. सो दो कंपोनेंट हैं साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन सिस्टम के. फर्स्ट वन इज द रिकॉम्बिनेज जो कि इंजाइम है, एंड सेकंड वन इज द रिकॉम्बिनेशन साइट. रिकॉम्बिनेशन साइट की अगर बात करें तो इट इज द शॉर्ट यूनिक डीएनए सीक्वेंस जो कि 20 से 200 बेस पेयर के होते हैं. सो रिकॉम्बिनेशन साइट क्या है? इट इज द शॉर्ट यूनिक डीएनए सीक्वेंस जहां पे ये रिकॉम्बिनेज इंजाइम एक्ट करता है. क्या ये दो ही कंपोनेंट हैं? ये दो मेन कंपोनेंट है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के लिए. इनके अलावा वन और मोर ऑक्सिलरी प्रोटीन्स की भी रिक्वायरमेट होती है. अब ये ऑक्सिलरी प्रोटीन क्या करता है? ये ऑक्सिलरी प्रोटीन साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के टाइमिंग या आउटकम ऑफ रिएक्शंस को रेगुलेट करता है. क्या काम करता है? ये रेगुलेट करने का काम करता है. किस चीज को रेगुलेट करने का? साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के टाइमिंग या आउटकम के रिएक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है. बट मेनली दो कंपोनेंट होते हैं साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में. फर्स्ट वन इज द इंजाइम जो कि रिकॉम्बिनेज होता है, एंड सेकेंड वन इज द रिकॉम्बिनेशन साइट जो कि शॉर्ट यूनिक डीएनए सीक्वेंस है जहां पे ये रिकॉम्बिनेज एक्ट करता है. साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन की रिएक्शंस की अगर बात करें तो दो कंपोनेंट, फर्स्ट वन इज द रिकॉम्बिनेज एंड सेकेंड वन इज द रिकॉम्बिनेशन साइट. यहाँ पे जो रिएक्शन दिखाया गया है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन का, इसमें दो डीएनए मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है. दिस इज द फर्स्ट डीएनए मॉलिक्यूल एंड दिस इज द सेकंड डीएनए मॉलिक्यूल. साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन एक डीएनए के अंदर भी हो सकते हैं और दो डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकते हैं. एक डीएनए मॉलिक्यूल में डिफरेंट साइट्स पे होंगे, दो डीएनए मॉलिक्यूल्स में भी इन्वॉल्व होते हैं. सो यहाँ पे दो तरह के components हैं. First one is the recombinase and second one is the recombination site.
So this is the first DNA molecule and this is the second DNA molecule. First DNA molecule में भी दो स्ट्रैंड है, DNA डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं. So this is the 5' 3' strand, this is the 3' 5' strand. Similarly इस DNA molecule में 5' 3' strand है, this is the 3' 5' strand. अब ये जो रिकॉम्बिनेज है, रिकॉम्बिनेज की खास बात यह है कि ये टेट्रामर होता है. क्या होता है? टेट्रामर होता है. एंड टेट्रामर ऑफ आइडेंटिकल सब यूनिट्स. किसका? टेट्रामर ऑफ आइडेंटिकल सब यूनिट्स. अब ये रिकॉम्बिनेज कहाँ पे एक्ट करेगा? रिकॉम्बिनेज पहले रिकॉम्बिनेशन साइट को रिकॉग्नाइज करता है और उस पे जाके बाइंड कर जाता है. सो दिस वन आर द रिकॉम्बिनेशन साइट जहां पे क्या है? रिकॉम्बिनेज बाइंड किया हुआ है. अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा? रिकॉम्बिनेज की बात करें तो ये दो में से एक स्ट्रैंड को क्लीव करेगा. जिस डीएनए मॉलिक्यूल से रिकॉम्बिनेज बाइंड रहता है उस डीएनए मॉलिक्यूल के दो में से एक स्ट्रैंड को ब्रेक करेगा. सपोज दैट कि ये रिकॉम्बिनेज है और इसमें ये दो स्ट्रैंड है. इस दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड को क्लीव करता है. सो दिस इज द क्लीव्ड स्ट्रैंड. और क्लीव होगा तो 5' फॉस्फेट एंड 3' OH फ्री हो जाएंगे. जो 5' फॉस्फेट होते हैं वो ट्रांजिएंट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेते हैं. किसके साथ? रिकॉम्बिनेज के टायरोसिन रेजिड्यू के साथ. बट यहाँ पे टायरोसिन दिखाया गया है. सो टायरोसिन या फिर सेरीन रेजिड्यू भी हो सकते हैं. सो ये जो 5' फॉस्फेट फ्री है ये किसके साथ फॉस्फोडाइस्टर लिंक बनाएगा? ये बनाएगा रिकॉम्बिनेज के टायरोसिन के साथ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बना लेगा. और इसका बनाने का पर्पस ये होता है कि जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं वो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से कनेक्टेड होता है. और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज यहाँ पे क्या होता है? ब्रेक होता है. उसको प्रिजर्व करने का काम करता है. मीन्स प्रोटीन फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्या करता है? ये डीएनए मॉलिक्यूल में जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज थे उसको ट्रांजिएंटली प्रिजर्व करता है. अब ये दोनों का फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्या हो गया? प्रिजर्व हो गया. यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर विथ टायरोसिन. अब यहाँ पे फ्री है 3' OH. इस स्ट्रैंड का फ्री 3' OH और इस स्ट्रैंड का फ्री 3' OH. ये क्या करता है? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है. 3' OH इज न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या करेगा? अटैक करेगा. न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? ये वाला न्यूक्लियोफाइल जो है इस फॉस्फोडाइस्टर पे अटैक करेगा और ये वाला इसके साथ अटैक करेगा. सो ये लिंक बना लेगा और ये लिंक बन जाएगा. लेकिन अभी भी कंप्लीट सेपरेशन नहीं हुआ है 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि ये वाला लिंकेज और ये वाला लिंकेज आपस में ही है. सो इनको सेपरेट करने के लिए एक और राउंड होंगे और वहां पे अब कौन काम करेगा? वहां पे अब ये वाला और ये वाला काम करेगा. सो ये दोनों भी इन दोनों डीएनए के एक फ्रैगमेंट को क्लीव करेगा. सो इसमें से एक तो क्लीव ऑलरेडी हो गया था तो बचा कौन? एक. तो अब ये वाला स्ट्रैंड क्लीव करेगा और जब क्लीव करेगा तो सिमिलरली फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज ट्रांजिएंट बनाएगा टू प्रिजर्व द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज. यहाँ पे क्या बनेगा? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जो कि फॉस्फोटायरोसिन से बनेगा. और ये फॉस्फोटायरोसिन से ट्रांजिएंटली लिंक्ड हो गया तो बचा क्या? फ्री 3' OH. सो दिस इज फ्री 3' OH, फ्री 3' OH. अब ये फ्री 3' OH क्या करेगा? ये फ्री 3' OH क्या करेगा? अटैक करेगा. किस पे अटैक करेगा? ये फ्री 3' OH इस फॉस्फोटायरोसिन पे अटैक करेगा. ये वाला फ्री 3' OH इस पे फॉस्फोटायरोसिन पे अटैक करेगा और कंप्लीट सेपरेशन हो जाएंगे डीएनए का. और सेपरेशन के साथ साथ क्या हुआ? एक्सचेंज भी हुआ. किसका? डीएनए इंफॉर्मेशन का, डीएनए मटेरियल का एक्सचेंज भी हुआ. सो दिस इज साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन. सो रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए 2 राउंड ऑफ क्या होते हैं? साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन. एंड इन सम सिस्टम बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ ईच रिकॉम्बिनेशन साइट आर कट concurrently and rejoined to new partners without holiday intermediates, and the exchange is always reciprocal and precise, regenerating the recombination sites when the reaction is complete. And this is the effect of site specific recombination. अब यहाँ पे 2 केस है.
अगर जो साइट है रिकॉम्बिनेशन साइट, दिस इज द रिकॉम्बिनेशन साइट, पिंक एंड ग्रीन से जो शो किया हुआ है ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन साइट। अब यहाँ पे दो केस है, अगर ये रिकॉम्बिनेशन साइट एक डीएनए मॉलिक्यूल में है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, सो अगर रिकॉम्बिनेशन साइट एक ही डीएनए मॉलिक्यूल में अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में इन्वर्सन होता है। इस कंडीशन में पहले डायरेक्शन इधर था, लेकिन आफ्टर एक्सचेंज ये डायरेक्शन क्या हो गया, इधर हो गया। सो अगर रिकॉम्बिनेशन साइट एक डीएनए मॉलिक्यूल में है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, सो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट होगा इन्वर्सन। दूसरा केस क्या है, अगर रिकॉम्बिनेशन साइट एक ही डीएनए मॉलिक्यूल में है लेकिन सेम डायरेक्शन में है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा डिलीशन। क्या होगा, इस कंडीशन में होगा डिलीशन। लेकिन अगर ये रिकॉम्बिनेशन साइट दो अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल में है और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंसर्शन। सो यहाँ पे 3 केस टोटल हो गए। पहला, अगर रिकॉम्बिनेशन साइट एक ही डीएनए मॉलिक्यूल में है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इन्वर्सन। लेकिन अगर रिकॉम्बिनेशन साइट एक डीएनए मॉलिक्यूल में ही है लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, डिलीशन। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में है और दोनों 2 डीएनए मॉलिक्यूल पे है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इंसर्शन होगा। And this is the integration and excision of bacteriophage lambda DNA at chromosomal target site. जो फर्स्ट साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन सिस्टम था, they were studied in vitro in bacteriophage lambda. When phage lambda DNA enters in E. coli cell, complex series of regulatory events commits the DNA to one of the two fate. यहाँ पे जब बैक्टीरियोफाज लैम्डा का डीएनए इंटर करता है बैक्टीरिया में तो वहां पे 2 फेट होते हैं। सपोज दैट कि दिस इज द बैक्टीरियल सेल, ये क्या है, बैक्टीरियल सेल, और इनका डीएनए है एंड दिस इज द बैक्टीरियोफाज लैम्डा डीएनए। और बैक्टीरियोफाज लैम्डा का डीएनए जब यहाँ पे आएगा तो बैक्टीरिया सेल में जब बैक्टीरियोफाज लैम्डा का डीएनए आएगा तो इसका 2 फेट होगा। एक तो ये डीएनए आएगा और रेप्लिकेट करके काफी सारे बैक्टीरियोफाज लैम्डा बना देंगे और ये बैक्टीरियोफाज लैम्डा बन जाएगा तो ये बैक्टीरिया सेल को किल कर देगा और उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, लाइटिक फेज। क्या बोलते हैं, लाइटिक फेज। दूसरा कंडीशन क्या है, ये जो बैक्टीरियोफाज लैम्डा का डीएनए है बैक्टीरिया के डीएनए में इंटीग्रेट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइसोजेनिक फेज। सो 2 फेट हो सकता है, या तो लाइटिक फेज या फिर लाइसोजेनिक फेज। लाइसोजेनिक फेज में जो डीएनए इंटीग्रेट हो जाता है, बैक्टीरियोफाज लैम्डा का डीएनए बैक्टीरिया में इंटीग्रेट हो जाता है, वो होता है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के थ्रू। और साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के थ्रू कैसे होता है, यहाँ पे इंटीग्रेस एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं, इंटीग्रेस एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेस एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं जिसको लेम्डा इंटीग्रेज बोलते हैं एंड लेम्डा इंटीग्रेज इज रिकॉम्बिनेज। इसीलिए रिकॉम्बिनेज को इंटीग्रेस क्लास ऑफ एंजाइम बोलते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई हुआ था बैक्टीरियोफाज लैम्डा से। सो इट इज लेम्डा इंटीग्रेज। लेम्डा इंटीग्रेज क्या है, बेसिकली रिकॉम्बिनेज। सो रिकॉम्बिनेज कौन बनाता है, रिकॉम्बिनेज बनाता है बैक्टीरियोफाज। सो बैक्टीरियोफाज क्या बनाता है, रिकॉम्बिनेज। और रिकॉम्बिनेज की अगर बात करें तो ये रिकॉम्बिनेज रिकॉम्बिनेशन साइट पे एक्ट करता है। अब यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन साइट है बैक्टीरिया में भी है और फाज में भी है। जो बैक्टीरिया का रिकॉम्बिनेशन साइट होते हैं उसको बोलते हैं ATTB, दैट इज अटैचमेंट साइट, B फॉर बैक्टीरिया। और जो फाज पे अटैचमेंट साइट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ATTP, P फॉर फाज। अब ये जो अटैचमेंट साइट है
अटैचमेंट साइट में सिर्फ और सिर्फ 15 बेस पेयर की क्या होती है, होमोलॉगी होती है। कितने बेस पेयर की, 15 बेस पेयर की होमोलॉगी होती है। और इसी 15 बेस पेयर की होमोलॉगी की वजह से ये यहाँ पे साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होता है। और जब साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होते हैं सो एक नया साइट जनरेट करता है ATTL एंड ATTR। ATTL मीन्स अटैचमेंट at the left end, attachment at the right end, and this is the integrated lambda fast DNA जिसको प्रोफाइल्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो इंटीग्रेशन के लिए INT जिसको इंटीग्रेज बोलते हैं, एक्सिजन में भी लैम्डा इंटीग्रेज इन्वॉल्व होता है और इन दोनों में चाहे इंटीग्रेशन हो या एक्सिजन हो IHF प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर। एक्सिजन की अगर बात करें तो एक्सिजन में दो और प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। फर्स्ट वन इज द FIS एंड सेकेंड वन इज XIS। FIS एंड XIS ये दोनों प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट किस में होता है, एक्सिजन में होता है। So this is all about integration and excision of bacteriophage lambda DNA at the chromosomal target site. Complete chromosome replication can require site-specific recombination. होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में हमने डिस्कस किया था कि एक ब्रांच पॉइंट बनता है, उस ब्रांच पॉइंट को क्या बोलते हैं, हॉलिडे इंटरमीडिएट या हॉलिडे ब्रांच पॉइंट। क्या बोलते हैं, हॉलिडे ब्रांच पॉइंट। और उस हॉलिडे ब्रांच पॉइंट का क्या होता है, रिजोल्यूशन होता है। और इकोलाई की अगर बात करें तो इकोलाई में जो रिजोल्यूशन होता है एक न्यूक्लियस के थ्रू होता है, उसको बोलते हैं RUBC प्रोटीन। और RUBC प्रोटीन के बाद क्या होते हैं, रिजोल्यूशन होते हैं। और रिजोल्यूशन के बाद दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो यूजुअल 2 मोनोमेरिक क्रोमोसोम बन सकते हैं या फिर कंटिग्यूअस डाइमेरिक क्रोमोसोम बनते हैं। अगर यूजुअल 2 मोनोमेरिक क्रोमोसोम बनते हैं देन इट्स अ परफेक्ट, लेकिन कंटिग्यूअस डाइमेरिक क्रोमोसोम बनते हैं तो कंटिग्यूअस डाई क्रोमोसोम में कोवैलेंटली लिंक्ड क्रोमोसोम होते हैं जो कि डॉटर सेल्स में सेपरेट नहीं होते हैं। सो दिस इज द कोवैलेंटली लिंक्ड क्रोमोसोम जो कि सेपरेट नहीं होते हैं। दिस इज द डाइमेरिक क्रोमोसोम जो कि आपस में कोवैलेंटली लिंक्ड होता है। और अगर ये सेपरेट नहीं होगा तो यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन हो जाएंगे। सो अब इस डाइमेरिक जीनोम को किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है, ये रिजॉल्व किया जाता है बैक्टीरिया के केस में XERCD सिस्टम के थ्रू। किसके थ्रू, XERCD सिस्टम के थ्रू, जो कि डाइमेरिक जीनोम को मोनोमेरिक जीनोम में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, मोनोमेरिक जीनोम में कन्वर्ट करता है। एंड दिस रिएक्शन इज साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन सिस्टम। इनका एक और एग्जांपल है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन DNA रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ DNA मेटाबॉलिज्म। सो इस कंडीशन में साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ द सेकेंड मोड ऑफ रेप्लिकेशन, नाउ द सेकेंड मोड ऑफ DNA रिकॉम्बिनेशन, दैट इज DNA ट्रांसपोजिशन। DNA ट्रांसपोजिशन की अगर बात करें तो इट यूजुअली इन्वॉल्व शॉर्ट सेगमेंट ऑफ DNA विद द रिमार्केबल कैपेसिटी टू मूव फ्रॉम वन लोकेशन इन ए क्रोमोसोम टू अनदर या फिर वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इन डिफरेंट क्रोमोसोम। और क्योंकि इसमें मूव करने की कैपेबिलिटी होती है इसलिए इसको जंपिंग जीन्स बोलते हैं। एंड जंपिंग जीन्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन मेज इन 1940 बाय बारबरा मैकक्लिंटन। सो जो सेगमेंट होते हैं जिसमें मूव करने की एबिलिटी होती है उस सेगमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट। एंड ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। DNA transposition is recombination that allows the movement of transposable elements or transposons. And these segments of DNA is found per virtually all cells move or jump from one place on a chromosome to another on the same or a different chromosome. DNA sequence homology की अगर बात करें तो it is not usually required for this movement called transpositions, and new location is determined more or less randomly. means जो new location होता है वो more or less randomly determined होता है। Insertion of a transposon in an essential gene could kill the cell, क्योंकि वो क्या होंगे, lethal हो जाएंगे, जिससे essential gene
फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो ट्रांसपोजिशन इज टाइटली रेगुलेटेड एंड यूजुअली वेरी इनफ्रीक्वेंट। ट्रांसपोजोन्स की अगर बात करें तो परहैप्स द सिंपलेस्ट ऑफ मॉलिक्यूलर पैरासाइट्स एडेप्टेड टू रेप्लिकेट पैसिवली विद इन द क्रोमोसोम्स ऑफ होस्ट सेल्स। कुछ केसेस में दे कैरी जीन्स दैट आर यूजफुल टू द होस्ट सेल, thus exists in a kind of symbiosis with the host. So this is some important points about DNA transposition. DNA transposition की अगर बात करें तो बैक्टीरिया में दो क्लास के होते हैं। फर्स्ट वन इज द सिंपल ट्रांसपोजोन जिसको इंसर्शन सीक्वेंस बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज द कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोजोन। दोनों में डिफरेंस क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है। सिंपल ट्रांसपोजोन या इंसर्शन सीक्वेंस की अगर बात करें तो दे कंटेन ओनली द सीक्वेंस रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोजिशन एंड जीन्स फॉर द प्रोटीन दैट इज ट्रांसपोजेज। मीन्स ये इसमें दो चीज चाहिए, या एक तो ट्रांसपोजेज चाहिए और दूसरा ट्रांसपोजिशन के लिए सीक्वेंस चाहिए। वहीं पे अगर कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोजोन की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोजोन में वन और मोर जीन्स इन एडिशन टू दोज नीडेड फॉर ट्रांसपोजिशन, मीन्स ट्रांसपोजेजेस एंड जीन फॉर सीक्वेंस के अलावा वन और मोर जीन्स की और भी रिक्वायरमेंट होती है। एंड दिस एक्स्ट्रा जीन माइट कन्फर resistance to antibiotics and thus enhance the survival chance for the host cell. Spread of antibiotic resistance elements among disease causing bacterial population that is rendering some antibiotics ineffectual is mediated in part by transposon. And this is the duplication of DNA sequence at the target site when transposon is inserted. So दो चीजें चाहिए, एक तो ट्रांसपोजोन और दूसरा टारगेट सीक्वेंस। सो दिस इज द ट्रांसपोजोन, एंड ट्रांसपोजोन के लेफ्ट एंड राइट साइड में टर्मिनल रिपीट्स होते हैं। अब ये ट्रांसपोजोन क्या करता है कि टारगेट साइट पे डबल स्टैंडर्ड कट करता है, एंड दैट कट इज स्टैगर्ड कट। स्टैगर्ड कट मीन्स दोनों स्टैंड में एक एक जगह कट होगा। सो एक कट यहाँ है और दूसरा कट यहाँ है, और इस कट पे ही ट्रांसपोजोन जाके इंसर्ट होता है और जो गैप है उसको फिल किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, एंड निक को सील किया जाता है डीएनए लाइगेज के द्वारा। ट्रांसपोजिशन, बैक्टीरिया में ट्रांसपोजिशन की अगर बात करें तो बैक्टीरिया में ट्रांसपोजिशन के दो जनरल पाथवे हैं। पहला डायरेक्ट और सिंपल ट्रांसपोजिशन, एंड सेकेंड वन इज द रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन। सो दिस इज direct transposition and this is the replicative transposition. Direct transposition की अगर बात करें, this is the transposon. अब ये ट्रांसपोजोन क्या करता है, कट करता है, सिंपल कट करता है इन बोथ द स्टैंड्स, इन बोथ द साइड। अब ये जो दोनों साइड में कट हो जाएगा तो ये ट्रांसपोजोन क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ट्रांसपोजोन रिलीज हो जाएगा तो एक इन पे फ्री 3' OH दोनों स्टैंड में होंगे। अब ये जो फ्री 3' OH है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, और ये न्यूक्लियोफाइल टारगेट डीएनए पे क्या करता है, अटैक करता है। क्या करता है, टारगेट डीएनए पे अटैक करता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। सो जहां जहां फ्री 3' OH थे वो कट करके क्या करेगा, वहां पे बॉन्ड बना लेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये जो निक है, ये जो गैप है, इस गैप को सील कौन करेगा, पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, एंड निक को सील करेगा डीएनए लाइगेज। सो दिस इज सिंपल ट्रांसपोजिशन, सो दिस इज डायरेक्ट ट्रांसपोजिशन या सिंपल ट्रांसपोजिशन। वहीं पे रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन की अगर बात करें तो दिस इज ट्रांसपोजोन। इस केस में ट्रांसपोजोन जो है वो क्या करते हैं, सिंपल कट नहीं करते हैं, ये स्टैगर्ड कट करते हैं। स्टैगर्ड कट मीन्स कि दोनों स्टैंड में एक एक जगह कट होगा। दिस इज द वन साइड एंड दिस इज द अनदर साइड। अब ये जब कट किया तो यहाँ पे भी 3' OH जनरेट हो जाएंगे। 3' OH न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये टारगेट डीएनए में जाके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। सो यहाँ पे टारगेट डीएनए पे क्या बना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना, बट यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बन गया, एंड दैट इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं, को इंटीग्रेट। को इंटीग्रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे टारगेट डीएनए के साथ ये इंटीग्रेट कर गया। अब ये रेप्लिकेट करेगा तो इसका जो ट्रांसपोजोन है अपने साइड पे वो वहीं पे रहेगा, लेकिन एक रेप्लिकेट करके ये टारगेट डीएनए में भी आ गया। सो यहाँ इस कंडीशन में रेप्लिकेटिव, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इंटायर ट्रांसपोजोन रेप्लिकेट हो जाते हैं और उनका एक कॉपी उनके खुद के लोकेशन में रहते हैं और दूसरे कॉपी टारगेट डीएनए के साथ इंटीग्रेट होते हैं। अब ये जो को इंटीग्रेट है
को इंटीग्रेट रिजॉल्व कैसे होगा? को इंटीग्रेट रिजॉल्व होगा साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन से, और ये जो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन है विद इन द ट्रांसपोजोन होते हैं। सो डायरेक्ट ट्रांसपोजिशन एंड रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन में ट्रांसपोजोन रेप्लिकेट कर जाता है, बट डायरेक्ट ट्रांसपोजिशन में ट्रांसपोजोन रेप्लिकेट नहीं करता। एंड को इंटीग्रेट इंटरमीडिएट किस में बनते हैं? को इंटीग्रेट बनते हैं रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन में। सो दिस इज द टू पाथवे ऑफ ट्रांसपोजिशन इन बैक्टीरिया। यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो यूकैरियोट्स में भी ट्रांसपोजोन होते हैं एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर टू बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन एंड सम यूज similar transposon mechanism. In other cases, however, the mechanism of transposition appears to involve an RNA intermediate. Evolution of these transposons is intervened with the evolution of certain classes of RNA viruses. Means transposon virus में भी होते हैं, higher eukaryotes में भी होते हैं and prokaryotes में भी होते हैं. And this is the immunoglobulin gene assembly by recombination. Some DNA rearrangements are programmed part of development in eukaryotic organisms. An important example is the generation of complete immunoglobulin genes from separate gene segments in vertebrate genome. Human and other mammals is capable of producing millions of different immunoglobulins with distinct binding specificity. But human genome में जो genes हैं सिर्फ और सिर्फ 35,000 जीन्स ही प्रेजेंट होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स के। मींस 35,000 अप्रोक्सीमेटली जीन प्रेजेंट होते हैं और इससे मिलियंस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स डाइवर्सिटी के बनते हैं। Recombination allow an organism to produce an extraordinary diversity of antibodies from a limited DNA coding capacity. Studies of the recombination mechanism reveal a close relationship to DNA transposition and suggest that this system for generating antibody diversity may have evolved from an ancient cellular invasion of transposons. So this is the structure of immunoglobulin G. Immunoglobulins की अगर बात करें तो इसमें दो heavy and दो light chain होते हैं. So this one is the heavy chain and this one is the light chain. दो heavy chain and दो light chain होते हैं. चाहे हैवी चेन हो या लाइट चेन हो, इसमें दो तरह के रीजन होंगे, एक तो वेरिएबल रीजन होगा और दूसरा कांस्टेंट रीजन होगा। चाहे हैवी लाइट चेन हो या चाहे हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन हो या लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन हो, चाहे हैवी चेन या लाइट चेन की बात करें तो दोनों में एक ही वेरिएबल रीजन होते हैं। चाहे हैवी चेन हो या लाइट चेन हो, एक ही वेरिएबल रीजन होते हैं। वहीं पे अगर कांस्टेंट रीजन की बात करें तो लाइट चेन में एक कांस्टेंट रीजन होता है, लाइट चेन में सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट रीजन होता है, लेकिन हैवी चेन में 3 कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट होते हैं। हैवी चेन में 3 कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट होते हैं। हैवी चेन और लाइट चेन आपस में कंबाइंड होते हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड और हैवी चेन भी आपस में कंबाइंड होते हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड दिस इज द पाइपिन क्लीवेज साइट। यहाँ जो वेरिएबिलिटी आती है, वेरिएबिलिटी होती है वेरिएबल रीजन के एंटीजन बाइंडिंग साइट में। 35,000 जीन होते हुए भी मिलियंस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स कैसे बनते हैं, और ये बनते हैं बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। सो इन जनरल अगर बोलें तो कितने यहाँ पे चेन है, यहाँ पे 3 चेन है। लाइट चेन की अगर बात करें तो उसमें 2 तरह के चेन होते हैं, कप्पा एंड लेम्डा। कप्पा एंड लेम्डा आपस में डिफर करता है कुछ सीक्वेंसेस में इन देयर कांस्टेंट रीजन। तो टोटल कितने तरह के चेन हुए? टोटल 3 तरह के चेन हुए, हैवी चेन, कप्पा चेन एंड लेम्डा लाइट चेन। अब इसमें डाइवर्सिटी कैसे जनरेट होती है? सो दिस इज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ V and J जीन सेगमेंट्स ऑफ ह्यूमन IgG कप्पा लाइट चेन। अब यहाँ पे जो V सेगमेंट है, V सेगमेंट की अगर बात करें तो ये टोटल 95 अमाइनो एसिड्स के होते हैं। वहीं पे अगर J सेगमेंट्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 12 अमाइनो एसिड रेजिड्यू के होते हैं एंड थर्ड वन इज द C सेगमेंट। सो टोटल कितने सेगमेंट हुए? V सेगमेंट, J सेगमेंट एंड C सेगमेंट। V सेगमेंट की अगर बात करें तो V सेगमेंट जीनोम में टोटल 300 V सेगमेंट होते हैं।
कितने सेगमेंट होते हैं? जीनोम में टोटल 300 वी सेगमेंट होते हैं। वहीं पे जे सेगमेंट की अगर बात करें तो टोटल 4 जे सेगमेंट होते हैं, J1, J2, J4 एंड J5। एंड कॉन्स्टेंट सेगमेंट की बात करें तो सिर्फ एक होते हैं। सो जर्म लाइन डीएनए में, जो कि कहाँ होता है? स्टेम सेल्स में। स्टेम सेल्स में जब बोन मैरो डिफरेंशिएट करता है तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होते हैं बिटवीन वेरियस वी सेगमेंट एंड जे सेगमेंट। जो मैच्योर लिम्फोसाइट बनते हैं, मैच्योर लिम्फोसाइट में सिर्फ और सिर्फ एक वी सेगमेंट होगा और एक जे सेगमेंट होगा, और सी तो एक ही है। तो जो मैच्योर बनेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वी सेगमेंट होगा, एक जे सेगमेंट होगा और एक सी सेगमेंट होगा। एंड ये सारे प्रोसेस होते हैं रिकॉम्बिनेशन के थ्रू। एंड देन फाइनली प्रोटीन फोल्डिंग एंड असेंबली से एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बनते हैं। सो टोटल 300 कितने हैं? वी सेगमेंट एंड 4 जे सेगमेंट। सो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? यहाँ पे टोटल 300 मल्टीप्लाइड बाई 4 इन इक्वल टू 1200 पॉसिबल वीजे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। बट यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, वो प्रिसाइज नहीं होता है। सो इसकी वजह से 2.5 फैक्टर और भी डाइवर्सिटी इंक्रीज होते हैं। सो टोटल अभी कितने थे? 1200 मल्टीप्लाइड बाई 2.5। सो टोटल 3000 डिफरेंट वीजे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। एंड फाइनल ज्वाइनिंग ऑफ वीजे कॉम्बिनेशंस टू सी रीजन इज अकम्प्लिश्ड बाई आरएनए स्प्लाइसिंग रिएक्शन आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जीन रीअरेंजमेंट। ये किस तरह से होता है? वी और जे जीन का अरेंजमेंट कैसे होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जितने भी वी सेगमेंट होते हैं और जितने भी जे सेगमेंट होते हैं, सपोज दैट कि ये वी सेगमेंट है और ये जे सेगमेंट है, जितना भी वी सेगमेंट होगा और जितना भी जे सेगमेंट होगा, वी सेगमेंट के जस्ट बाद और जे सेगमेंट के जस्ट पहले यहाँ पे क्या होते हैं? रिकॉम्बिनेशन सिग्नल सीक्वेंस। रिकॉम्बिनेशन सिग्नल सीक्वेंस इज RSS। अब इस रिकॉम्बिनेशन सिग्नल सीक्वेंस की अगर बात करें तो इससे कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन बाइंड करती है, एंड दैट प्रोटीन इज RAG1 एंड RAG2। RAG1 एंड RAG2 स्टैंड्स फॉर व्हाट? रिकॉम्बिनेशन एक्टिवेटिंग जीन। RSS stands for recombination signal sequence। RSS कहाँ होता है? V सेगमेंट के जस्ट बाद और J सेगमेंट के जस्ट पहले, और ईच वी सेगमेंट के जस्ट बाद RSS होते हैं और ईच जे सेगमेंट के जस्ट पहले होते हैं। और ये RSS क्या करेगा? RAG1 RAG2 से बाइंड करेगा। RAG1 RAG2 से बाइंड करेगा तो एक डीएनए को क्लीव कर, एक डीएनए स्ट्रैंड को क्लीव कर देगा, और क्लीव करेगा तो क्या? इससे OH फ्री 3' OH जनरेट होंगे। अब ये जो फ्री 3' OH है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, और ये दूसरे फ्रैगमेंट दूसरे और ये जो OH है ये उस डीएनए मॉलिक्यूल के दूसरे डीएनए स्ट्रैंड पे क्या करता है? अटैक करता है, और जब अटैक करता है तो इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा, और जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा तो ये वाला इंटरवेनिक डीएनए रीजन जो है वो क्या होंगे? रिलीज हो जाएंगे, और इन दोनों के बीच में आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेगा। क्या बनाएगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो कि पिन की तरह हो जाता है स्ट्रक्चर। अब ये भी सेगमेंट और जे सेगमेंट आपस में क्या करेंगे? डबल स्टैंडर्ड ब्रेक। अब इस भी सेगमेंट और जे सेगमेंट क्या हो गए? डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर मैकेनिज्म वाया इंड ज्वाइनिंग, और इसकी वजह से क्या होगा? वी और जे सेगमेंट क्या होंगे? अटैच हो जाएंगे, आपस में लिंक्ड हो जाएंगे, और ये इंटरवेनिक डीएनए रिलीज हो जाएंगे। सो इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं फॉर द रीअरेंजमेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए रिकॉम्बिनेशन, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन एंड डीएनए ट्रांसपोजिशन। And in my next lecture we will start fresh chapter, that is RNA metabolism. So stay tuned for this lecture, and if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section, and please do not forget to like, share and subscribe the channel.